नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने सपनों को हमारे साथ पूरा कीजिए। कंप्लीट योर ड्रीम्स विद अस। प्यारे दोस्तों, सब कुछ किस्मत में नहीं है, काबिल भी बनना पड़ता है। सब कुछ किस्मत में नहीं है, काबिल भी बनना पड़ता है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो कुछ बना के निकलेंगे। दिल लगाना है तो मेरे यारों किताबों से लगाओ, मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकली तो कुछ बना के निकलेंगे। आज हम इस बेहतरीन वीडियो क्लास के अंदर शुरू करते हैं मॉस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमसीक्यू नंबर 321 टू 330 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। इस वीडियो क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 321। हाउ मेनी इंचेज शुड द नर्स इंसर्ट ए कैथेटर इनटू द स्टोमा व्हेन परफॉर्मिंग ए ट्रांसवर्स कोलेस्टोमी इरिगेशन। एक पेशेंट है जिसका क्या करना है, कोलेस्टोमी का इरिगेशन करना है। इरिगेशन का मतलब है सफाई करना है। तो जो कैथेटर इंसर्ट करा रहे हैं, कितना इंच कैथेटर इंसर्ट कराना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 5 इंच 5 सेंटीमीटर या 2 इंच। ऑप्शन 2 8 सेंटीमीटर या 3 इंच। ऑप्शन 3 15 सेंटीमीटर या 6 इंच। ऑप्शन 4 20 सेंटीमीटर या 8 इंचेस। गेस योर करेक्ट आंसर। अपने सही उत्तर का अनुमान लगाइए, क्या होगा, कितना इंच इंसर्ट कराना चाहिए कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए कैथेटर को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 8 सेंटीमीटर या 3 इंच। कितना इंसर्ट कराना चाहिए? देखो ध्यान दीजिएगा, यदि ऑप्शन में लगभग हम कितना इंचेस कैथेटर इंसर्ट कराते हैं, एनिमा ये लगाते टाइम कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए कैथेटर को 4 इंचेस। यदि ऑप्शन में 4 होता है, यहाँ पे 4 होता तो करेक्ट आंसर 4 जाता। यदि नहीं है तो उसके लगभग यूनिट हम देखते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 8 सेंटीमीटर या 4 इंचेस। अब रेशनल देखिए, समझिए। 3 इंचेज इज फार एनफ। क्यों करवाएंगे? 3 इंचेज इज फार एनफ टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इनटू द बाउल। हमारा यहाँ पे पर्पज है कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए कि जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो बाउल तक चला जाए। तो इस कंडीशन के अंदर 4 इंचेज, ऑप्शन में 3 है, मैं यहाँ पे 4 करेक्ट मान के चलूँगा कि 4 इंचेज है। तो जो हम, जैसे ये बाउल है, इन बाउल का मतलब होता है इंटेस्टाइन है, आंत है, क्या है, आंत है, इंटेस्टाइन बाउल है। तो उसके अंदर यदि ये स्टोमा है, ओपनिंग है, जिसे हम स्टोमा को किस नाम, ओपनिंग है, उसके अंदर यदि कैथेटर 4 इंचेस तक इंसर्ट कराते हैं, दैट इज़ द सफिशिएंट फॉर कोलेस्टोमी इरिगेशन। वो पर्याप्त है कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए। यदि 2 इंच उस इंसर्ट करवाते हैं तो वो क्या करेगा कि अनसफिशिएंट है, पहुंचेगा नहीं इरिगेशन के लिए स्टोमा के अंदर प्रॉपर, और जो फ्लूइड दे रहे हैं, इरिगेशन फ्लूइड है, वो बाहर निकल जाएगा। 6 इंचेज या 8 इंचेज यदि करवाते हैं तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अंदर चला जाएगा, और जो म्यूकोसा है उसको क्या कर सकेगा, कैन कोज ट्रोमा टू द म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 322। When teaching irrigation of a colestomy, how many inches above the stoma should the nurse teach the client to place the container? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोलेस्टोमी का इरिगेशन कर रहे हैं तो जो जो है स्टोमा, उससे जो फ्लूइड है उसकी हाइट ऊंचाई कितनी रखेंगे, जो कंटेनर का फ्लूइड का कंटेनर है उसकी ऊंचाई कितनी रखेंगे। सपोज ये पेशेंट है तो इसकी ऊंचाई कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए, तो यहाँ से कितनी ऊंचाई रखेंगे, ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 15 सेंटीमीटर या 6 इंचेस। ऑप्शन 2 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस। ऑप्शन 3 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंचेस। ऑप्शन 4 45 सेंटीमीटर या 18 इंचेस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो कोलेस्टोमी इरिगेशन के लिए कंटेनर की हाइट है वो सफिशिएंट है? गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर का जवाब अनुमान लगाइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 30 सेंटीमीटर या 12 इंचेज इज द सफिशिएंट। अब कंसेप्ट बताता हूँ। इंसर्ट कराने के लिए 4 इंच इंसर्ट कराना चाहिए, 4 के लगभग, या फिर 3
3 to 4 मानते हैं, या यदि हाइट कंटेनर की रखनी है तो कितना रखना है, 12 इंचेस, कितनी 12 इंचेस या फिर 30 सेंटीमीटर। रेशनल देखिए, कोलेस्टोमी इरिगेशन इज मस्ट लाइक ए टेप वाटर एनिमा। कोलेस्टोमी इरिगेशन और टेप वाटर एनिमा लगभग सिमिलर है, दोनों की हाइट और कैथेटर इंसर्ट इन सेम होती है। दिस सॉल्यूशन मस्ट बी हेल्ड हाई एनफ टू अलाउ इट टू फ्लो इनटू द बाउल बट नॉट सो हाई दैट फ्लो रेपिडली, सो इट कोज क्रैम्पिंग और म्यूकोसल इंजरी। सपोज ये बेड है, यहाँ पे हमने एक पेशेंट लेटा दिया, ये कोलेस्टोमी ओपनिंग है, तो ये जस्ट सिमिलर टू टेप वाटर एनिमा के जैसा ही प्रोसीजर होता है। तो इस कंडीशन में उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि फ्लो तो प्रॉपर हो और इतनी भी हाइट ज़्यादा नहीं हो कि वो उसका फ्लो म्यूकोसा को रेप्चर कर सके, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसको क्या कर सके, रेप्चर कर सके। तो सफिशिएंट हाइट कितनी रहेगी, 12 इंचेस या 30 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर या 6 इंच, 25 सेंटीमीटर या 10 इंच डज नॉट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम हाइट परमिटेड एंड मे नॉट इंश्योर फ्लो द सॉल्यूशन इनटू द बाउल। 6 इंच और 10 इंच हाइट क्या पड़ जाएगी, कम रह जाएगी, और वो उस जो सॉल्यूशन है उसका फ्लो प्रॉपर नहीं रहेगा। 45 सेंटीमीटर 18 इंच इज टू हाई एंड मे कोज इंटेस्टाइनल ट्रोमा। जो 18 इंच हाइट है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी और वो इंटेस्टाइनल ट्रोमा को क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज कर सकती है, उसके म्यूकोसा को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 323। ए क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विथ कैंसर ऑफ रेक्टम एंड हैज सर्जरी फॉर एन एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन एंड कोलेस्टोमी। एक क्लाइंट है जिसको रेक्टम का कैंसर डायग्नोस हुआ है, उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया गया है जिसका नाम है एब्डोमिनोपेरिनियल। एब्डोमिनोपेरिनियल का मतलब एब्डोमन और पेरिनियम एरिया का सर्जरी है, उसका रिसेक्शन करना है, रिसेक्शन मतलब हटाना है, और कोलेस्टोमी करना है। विच नर्सिंग केयर शुड द इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान कौन सी नर्सिंग केयर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए फ्लूइड इनटेक को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे। ऑप्शन 2 विद होल्डिंग फ्लूइड फॉर 72 आवर्स, 72 आवर के लिए फ्लूइड को क्या कर देंगे, विद होल्ड कर देंगे। ऑप्शन 3 देखिए, हैविंग द क्लाइंट चेंज द कोलेस्टोमी बैग, क्लाइंट का कोलेस्टोमी बैग चेंज करेंगे। ऑप्शन 4 कीपिंग द क्लाइंट स्किन अराउंड द स्टोमा क्लीन, जो स्टोमा बना हुआ है, जो ओपनिंग बनी हुई है कोलेस्टोमी इरिगेशन बैग के लिए, उसकी स्किन को क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे। क्या रखेंगे, क्लीन रखेंगे। अब इनमें से कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो इम्प्लीमेंटेड करनी चाहिए, कौन सी नर्सिंग केयर पोस्ट ऑपरेटिव इंपॉर्टेंट है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए क्या होगा, सही उत्तर का अनुमान लगाइए। आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि वीडियो के अंत में मिलान कर सकें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 कीपिंग द हाइट क्लाइंट्स स्किन अराउंड द स्टोमा क्लीन। जो स्टोमा बना हुआ है, ओपनिंग बनी हुई है कोलेस्टोमी बैग के लिए, उसको क्या रखना है, क्लीन रखना है। क्या रखना है, क्लीन। अब देखिए क्यों रखना है, रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा। इफ़ द एरिया इज नॉट केप्ड बोथ क्लीन एंड ड्राई, यदि एरिया को क्लीन और ड्राई नहीं रखा गया तो क्या हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रेनेज फ्रॉम द कोलेस्टोमी कैन क्विकली कोज ब्रेकडाउन ऑफ द स्किन अराउंड द स्टोमा। कोलेस्टोमी है, उसका जो ड्रेनेज है वो इसकी स्किन को, जो चारों तरफ की स्टोमा की स्किन है, उसको क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन करके डैमेज कर सकता है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन विद ए वार्म मॉइस्ट सरफेस प्री डिस्पोज द इंडिविजुअल फॉर इन्फेक्शन। यदि ये स्टोमा है, इसकी स्किन क्या है, गीली है या मॉइस्ट है, तो वो इन्फेक्शन के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का काम करेगी। नेक्स्ट, ऑल द ओरल फ्लूइड आर विदहोल्ड अंटिल पेरिस्टाल्टिक रिटर्न्स। ओरल फ्लूइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के दौरान तब तक विदहोल्ड करना है जब तक कि उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वापस नहीं आ जाता। इट इज़ एसेंशियल दैट पेरेंटल फ्लूइड बी एडमिनिस्टर्ड टू रिप्लेस द लॉस इंजर्ड बाय सर्जरी। और इस दौरान यदि सर्जरी के दौरान कोई फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसका रिप्लेस करने के लिए हम उसको क्या देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे।
IV फ्लूइड या पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। क्लाइंट इज ऑफन अनेबल टू एक्सेप्ट द अल्टर्ड बॉडी मेस एंड मस्ट बी गिवन टाइम टू एडजस्ट बिफोर पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटी इन सेल्फ केयर। पेशेंट कोलेस्टोमी के साथ क्या करता है, उसको कोपिंग के लिए टाइम चाहिए, मतलब एडजस्टमेंट के लिए जो बॉडी के अंदर चेंजेस हुआ, जो बैग लगा है उसको एडजस्टमेंट के लिए टाइम चाहिए। तो उसके लिए उसको कुछ समय देंगे ताकि वो जो एक्टिविटीज़ है डेली केयर की उनके साथ एडजस्ट कर सके, उनमें पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324। ध्यान दीजिए। बिफोर डिस्चार्ज ए क्लाइंट हु हैड ए कोलेस्टोमी फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, क्वेश्चंस द नर्स अबाउट रिज्यूमिंग एक्टिविटी। एक पेशेंट है जिसको डिस्चार्ज से पहले पूछ रहा है, जिसको कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कोलेस्टोमी किया गया है, कि मुझे कब एक्टिविटी शुरू करनी है, रिज्यूमिंग एक्टिविटी, कब एक्टिविटी शुरू करनी है। व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट अबाउट एक्टिविटी। नर्स क्लाइंट को एक्टिविटी के लिए क्या टीच करेगी। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, विद गाइडेंस ए नियर नॉर्मल लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग कंप्लीट सेक्सुअल फंक्शन इज पॉसिबल। कोलेस्टोमी के बाद गाइडेंस के साथ नॉर्मल लाइफ स्टाइल और सेक्सुअल फंक्शन पॉसिबल है। ऑप्शन 2, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग शुड बी रिज्यूम्ड एज क्विकली एज पॉसिबल सो यू अवॉइड बीइंग डिप्रेस्ड। आपको जब तक पॉसिबल हो, जहाँ तक संभव हो, आप जल्दी से जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं ताकि आप डिप्रेशन से बच सकें। ऑप्शन 3, मोस्ट स्पोर्ट एक्टिविटी एक्सेप्ट फ्रॉम स्विमिंग कैन बी रिज्यूम्ड बेस्ड ऑन योर ओवरऑल फिजिकल कंडीशंस। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं स्विमिंग के अलावा, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी फिजिकल कंडीशन बनी रहे। ऑप्शन 4, आफ्टर सर्जरी चेंजेज इन एक्टिविटीज़ मस्ट बी मेड टू एक्यूमुलेट फॉर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस कोज्ड बाय द ऑपरेशन। सर्जरी के बाद जो एक्टिविटीज़ में चेंजेज है उसको जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के साथ एकोमोडेट का मतलब होता है सामंजस्य, एडजस्टमेंट बनाने के लिए जो ऑपरेशन के कारण जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं उनके साथ एडजस्टेड बनने के बाद एक्टिविटीज शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। जो कोलेस्टोमी केयर हुआ है उसकी जो एक्टिविटी शुरू करेगा पेशेंट, तो उसके बारे में नर्स को क्या टीच करना चाहिए, कि मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, विद गाइडेंस इन नियर नॉर्मल लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग कंप्लीट सेक्सुअल फंक्शन। नॉर्मल लाइफ स्टाइल के साथ जो सेक्सुअल फंक्शंस हैं वो कोलेस्टोमी के बाद कुछ गाइडेंस के साथ क्लाइंट स्टार्ट कर सकता है। अब स्विमिंग इज़ द नॉर्मल फॉर कोलेस्टोमी पेशेंट। रेशनल देखिए अच्छी तरह समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। देर आर फ्यू फिजिकल रेस्टेंट्स ऑन एक्टिविटी पोस्ट ऑपरेटिव बट द क्लाइंट मे बी हैव इमोशनल प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द बॉडी मेज चेंजेस। कुछ हल्की गतिविधियाँ फिजिकल रेस्टेंस के साथ पोस्ट ऑपरेटिवली नॉर्मल गाइडेंस के साथ क्लाइंट एक्टिविटी शुरू कर सकता है, बट क्लाइंट को कुछ इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं कि जो कोलेस्ट्रोमी के कारण जो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इंडिपेंडेंस शुड बी इंक्रीज्ड, हाउएवर सम एक्टिविटी में रिक्वायर अप टू 3 months बिफोर रिजम्पशंस। उसकी स्वतंत्रता या उसको फ्री कर देना चाहिए उसकी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, बट कुछ एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 महीने भी लग जाते हैं। स्विमिंग इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। कोलेस्टोमी पेशेंट को स्विमिंग प्रोहिबिटेड नहीं होती है बिकॉज वाटर डस नॉट हार्म द स्टोमक, क्योंकि जो पानी होता है वो उसकी ओपनिंग को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने कोलेस्टोमी के साथ कौन कौन से प्लेइंग या कौन कौन सा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है क्लाइंट, उसके बारे में अच्छी तरह समझाया है। यदि नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा यूट्यूब नर्सिंग एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाके। चेंजेज इन एक्टिविटी आर नॉट नेसेसरी। क्लाइंट की एक्टिविटी में चेंज करना, परिवर्तन करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर। तो क्लियर है, कोलेस्टोमी के बाद रिज्यूम एक्टिविटी क्या करेगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ
वो नॉर्मल लाइफस्टाइल थिंग्स शुरू कर सकता है, साथ साथ सेक्सुअल फंक्शन के साथ भी, मतलब अपने सेक्सुअल एक्टिविटी भी कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325। Which statement by an older adult most strongly support the nurse's conclusion that the client is impacted with stool? कौन सा स्टेटमेंट ओल्डर एडल्ट को मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि उसको स्टूल है उसका वो इम्पेक्टेड है? ऑप्शन देखिए, आई हैव ए लॉट ऑफ गैस पेन्स, मुझे गैस का दर्द हो रहा है, फ्लक्चुएलेंस के कारण, गैस के कारण दर्द हो रहा है। आई डोंट हैव मच ऑफ एन एप्टीट्यूड, मुझे खाने के अंदर या मेरा इंटरेस्ट ख़राब हो गया है। आई फील लाइक आई हैव टू गो एंड जस्ट कैन, मुझे बार बार स्टूल के लिए जाने की इच्छा हो रही है, मुझे ये करना चाहिए। ऑप्शन 4, आई हैव नॉट हैड ए बाउल मूवमेंट फॉर सेवरल डेज, मुझे काफ़ी लंबे समय से बाउल मूवमेंट नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ये इंडिकेट करेगा कि उसको स्टूल पास करने की या उसको स्टूल भरा हुआ है, मतलब उस कम तीव्र इच्छा हो रही है? गेस योर करेक्ट आंसर, आप अपना सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, आई फील लाइक आई हैव टू गो एंड जस्ट कैन नॉट इट, मुझे बार बार लेटरिन जाने की इच्छा हो रही है, मुझे बार बार स्टूल पास करने की इच्छा हो रही है, बट मैं कर नहीं सकता। ये स्टेटमेंट पेशेंट का ये इंडिकेट कर रहा है कि द पेशेंट इज इम्पेक्टेड फ्रॉम विद स्टूल, कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, वो स्टूल से फील भरा हुआ है बट स्टूल पास नहीं हो रहा। अब रेशनल देखिए अच्छी तरह समझने के लिए, क्लाइंट विद फिकल इन्फेक्शन हैज़ टू अर्ज टू डिफिशिएट बट इज अनेबल टू डू सो। यदि कोई पेशेंट है वो फिकल इम्पेक्टेड है, मतलब उसके अंदर स्टूल इम्पेक्टेड है, स्टूल उसके रेक्टम में प्रेजेंट है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो क्लाइंट का आंसर ये कहेगा कि मुझे स्टूल पास करना है बट वो अनेबल है स्टूल पास करने के लिए। फ्लक्चुएलेंस में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इमोबिलिटी जस्ट नॉट ऑब्स्ट्रक्शन, क्लाइंट का जो फ्लक्चुएलेंस है, गैस है, उसको इमोबिलिटी की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण गैस नहीं बनेगा। एनोरेक्सिया में अकर विद एन इम्पेक्शन बट आल्सो मे बी कोज्ड बाय अदर कंडीशंस, एनोरेक्सिया जो स्टूल इन्फेक्शन के कारण भी एनोरेक्सिया हो सकता है बट इसका और भी कई कारण हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल्स, बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं, अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग हो सकती है। इट मे बी नॉर्मल फॉर दिस इंडिविजुअल नॉट टू हैव ए बाउल मूवमेंट फॉर सेवरल डेज, ये भिन्न भिन्न क्लाइंट के लिए अलग अलग हो सकती है। बाउल मूवमेंट का प्रेजेंट होना इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि उसका स्टूल क्या है, इम्पेक्टेड है, या मतलब पैक्ड है, बाहर नहीं निकल रहा है। इन्फेक्शन का मतलब है पैक्ड, बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब जाम हो गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस स्टूल इन्फेक्शन, कौन सा स्टेटमेंट स्टूल इन्फेक्शन को सजेस्ट करेगा? तो स्टूल इम्पेक्टेड का मतलब क्या है कि उसको फिकल मैटर है, वो क्या है, इम्पेक्टेड है। इम्पेक्ट ये कंडीशन कब होगी? जब वो क्लाइंट बार बार स्टूल पास करना तो चाह रहा है बट उसकी इच्छाएं तो हो रही हैं बट वो काम कर नहीं पा रहा, वो स्टूल बाहर नहीं निकाल पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326। विच क्लिनिकल इंडिकेटर आइडेंटिफाई बाय द नर्स सपोर्ट द प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ फिकल इन्फेक्शन इन क्लाइंट, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर आइडेंटिफाई करेगी कि नर्स को ये पता चले कि उसको फिकल इन्फेक्शन प्रेजेंट है, मतलब उसका स्टूल, उसको कॉन्स्टिपेशन या फिकल इन्फेक्शन, मतलब स्टूल उसका रेक्टम में भरा हुआ, बाहर नहीं निकल रहा, फिकल इन्फेक्शन प्रेजेंट है। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करने। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 एब्डोमेनल क्रैम्प्स, ऑप्शन 2 फिकल लिक्विड स्पेस, ऑप्शन 3 हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स, ऑप्शन 4 ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल, ऑप्शन 5 डिक्रीज नंबर ऑफ बाउल मूवमेंट्स।
मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि फीकल इन्फेक्शन के क्लिनिकल इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे। क्लियर है? ये इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, एब्डोमेन क्रैम्प्स होगा, फीकल लिक्विड बाहर निकलेगा, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड प्रेजेंट रहेगी, फीकल इन्फेक्शन का क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या क्लिनिकल इंडिकेटर होंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब उसका पेट दर्द होगा कि स्टूल बाहर नहीं निकलेगा, जाम हो जाएगा, तो जो उसकी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होगी जिससे एब्डोमेन पेन होगा, उसके अंदर स्पाज्म हो जाएगा, फीकल लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी रेक्टम से, हाइपर एक्टिव और उसकी बाउल साउंड हाइपर एक्टिव रहेंगी। रेशनल देखिएगा, पेरिस्टाल्टिस इंक्रीज इन अटेम्प्ट टू इवेक्यूएट द हार्डनेस फिशिस, स्पाज्म ऑफ द इंटेस्टाइन में अकर। यदि जो फिकल मटेरियल है, जो लेट्रिन है उसका वो इम्पेक्टेड हो गया, वो पैक हो गया, बाहर नहीं निकल रहा, उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी उसको बाहर निकालने की बार बार कोशिश करेगी, उसका बॉडी बाहर निकालने का कोशिश करेगी, मतलब उसका क्लाइंट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा और वो मसल्स की रगड़ा रगड़ी के अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर उस स्पाज्म हो जाएगा ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। देन द पेशेंट शो हाई एब्डोमिनल क्रैम्प्स। व्हेन द बाउल इज इम्पेक्टेड विथ हार्डेंड फिशेस देयर often is seepage of liquid feces around the obstruction and thus uncontrolled diarrhea। जब बाउल के साथ जो इम्पेक्टेड फिशिस है जैसे ही बाहर निकलेगा तो उस क्लाइंट को जो फ्लूइड है वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ जैसे ही बाहर निकलेगा तो फ्लूइड स्पीच लीक करेगा और उस क्लाइंट को अनकंट्रोल्ड डायरिया हो सकता है। इंटेस्टाइनल गैस बिल्ड अप बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिस्टाल्टिक वेव इनिशिएट मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट दैट कोज गार्गलिंग साउंड इन द इंटेस्टाइन, बोरबोर्गमी साउंड भी बोलते हैं। क्लाइंट के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इम्पेक्शन है, उसके कारण इंटेस्टाइन के अंदर गैस बन जाएगा। गैस बनने के बाद उस क्लाइंट में पेरिस्टाल्टिक वेव्स इनिशिएट होंगी और जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है उनका मूवमेंट होगा, जिससे इंटेस्टाइन के अंदर गार्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसको बोरबोर्गमी साउंड भी बोलते हैं। क्या कौन से साउंड बोलते हैं? बोरबोर्गमी साउंड बोलते हैं, इसका नाम याद रख लेना, बोरबोर्गमी साउंड, बोरबोर्गमी साउंड। इंटेस्टाइन के अंदर यदि गार्गलिंग साउंड प्रेजेंट है तो दिस साउंड इज नोन एज, की पॉइंट बना लेना, इन द intestine the gargling sound present is known as bourbourgmy sound। ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल इज द इंडिकेटिव ऑफ लोअर जीआई ब्लीड। यदि क्लाइंट के अंदर ब्राइट रेड ब्लड निकल रहा है तो वो किस बात का इंडिकेशन है कि लोअर जीआई ब्लीडिंग हो रही। यदि डार्क रेड ब्लड है, मेलिना है उसके अंदर, तो कौन सी बात का इंडिकेशन है? अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है। देयर आर ऑफन फ्रिक्वेंट लिक्विड बाउल मूवमेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। क्लाइंट के अंदर बार बार बाउल मूवमेंट हो सकते हैं यदि क्लाइंट को फीकल इन्फेक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 327। एन ओल्डर एडल्ट client who is accustomed to taking enemas periodically to avoid constipation is admitted to long term care facilities। एक क्लाइंट है जो कि कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए पीरियडिकली एनिमा ले रहा है। इन एडिशन टू द मेडिकेशन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब बेड रेस्ट एंड रेगुलर डाइट। इस मेडिकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको बेड रेस्ट और रेगुलर डाइट प्रिस्क्राइब किया है। Which action should the implemented to help prevent the client from developing constipation? कौन सा एक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लागू करना चाहिए क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने से रोकने के लिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 अरेंज टू हैव एनिमाज ऑर्डर फॉर द क्लाइंट। जो क्लाइंट है उसको एनिमा ऑर्डर किया वो अरेंज करेंगे।
ऑप्शन 2, ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए डेली लेक्जेटिव फॉर द क्लाइंट। क्लाइंट के लिए जो लेक्जेटिव प्रिस्क्राइब किया है वो डेली क्लाइंट को देंगे। ऑप्शन 3, प्लेस ए कमोड बाय द बेड साइड टू फैसिलिटेट डिफेक्शन। क्लाइंट को बेड साइड कमोड प्रोवाइड कराएंगे बेड साइड के ऊपर डिफेक्शन या स्टूल पास करने के लिए। ऑप्शन 4, ऑफर ए लार्ज ग्लास ऑफ प्यूरिन जूस विद वाटर ईच मॉर्निंग। प्रत्येक सुबह गुनगुने पानी के साथ प्यूरिन जूस प्रोवाइड का एक बड़ा ग्लास ऑफर करेंगे। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑफर ए लार्ज ग्लास ऑफ प्यूरिन जूस विद वार्म वाटर ऑन ईच मॉर्निंग। रेशनल देखिए क्यों करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्यूरिन जूस एंड वार्म वाटर कैन बी एडमिनिस्टर्ड प्रोफाइलेटिकली बाय द नर्स टू प्रमोट डिफेक्शन। यदि कोई क्लाइंट जिसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है उस कॉन्स्टिपेशन को डिफिकेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि उसकी आदत भी नहीं लगे और उस कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो, तो उसको प्रोफाइलेटिकली क्या दे सकते हैं। प्रोफाइलेटिकली उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्यूरिन जूस। प्यूरिन का मतलब है आलू बुखारा। किस प्यूरिन जूस, आलू बुखारा का जूस क्या होता है, आलू बुखारा आप जानते होंगे, आलू बुखारा उसका जूस देना है और साथ में गुनगुने पानी के साथ प्रत्येक मॉर्निंग। प्यूरिन जूस क्या काम करेगा, प्यूरिन जूस इरिटेट द बाउल म्यूकोसा। प्यूरिन जूस का यहाँ पे क्या फंक्शन है, जो प्यूरिन जूस है वो बाउल म्यूकोसा को इरिटेट करेगा जिससे उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा। फाइबर इन द डाइट इंक्रीज फिकल वॉल्यूम। और जो फाइबर हैं डाइट के अंदर वो क्या काम करते हैं, फिकल वॉल्यूम जो स्टूल है उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। विच स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड रिफ्लेक्स द डिफेक्शन। जो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ेगी और डिफेक्शन के लिए स्टूल बार बार स्टूल जाने के लिए उसका रिफ्लेक्स बढ़ेगा। एनिमाज शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे कैन प्रमोट डिपेंडेंसी एंड कैन रिजल्ट इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्लाइंट को डेली एनिमा देने से बचना चाहिए। कुछ कंडीशंस के अंदर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन डेली इसका यूज़ करना नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है, क्योंकि एनिमा प्रमोट डिपेंडेंसी प्रमोट करेगा, उसको उसकी आदत लग सकती है। और क्लाइंट का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन नुकसान हो सकता है वो है उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा उसकी बॉडी में। द रूटीन यूज ऑफ लेक्जेटिव प्रोमोट डिपेंडेंसी। लेक्जेटिव है जो स्टूल सॉफ्टनर है वो भी डिपेंडेंसी डेवलप करेंगी। क्लाइंट इज बेड बाउंड एंड अनेबल टू यूज ए कमोड। क्लाइंट को बेड साइड कमोड देना भी उसकी डिपेंडेंसी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, कि उसको प्यूरिन जूस का एक बड़ा ग्लास गुनगुने पानी के साथ प्रत्येक मॉर्निंग में दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 328। ए क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड द नर्स डिस्कस हाउ टू इंक्लूड मोर बल्क इन द डाइट। एक क्लाइंट है जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज बहुत ज़्यादा कब्ज हो गया, बाहर माल निकल ही नहीं रहा है। एंड द नर्स डिस्कस हाउ टू इंक्लूड मोर बल्क। तो नर्स डिस्कस कर रही है कि इसके क्लाइंट में मोर बल्क कैसे डाइट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। द नर्स कंक्लूड दैट लर्निंग हैज़ अकर्ड व्हेन द क्लाइंट स्टेट। नर्स कंक्लूड करेगी कि यदि क्लाइंट का स्टेटमेंट ये ऑप्शन हो रहा है, बल्क इन द डाइट प्रमोट डिफेक्शन बाई। डाइट के अंदर जो बल्क है, जो रेफेस डाइट है या जो फाइबर डाइट है, वो डिफिकेशन कैसे प्रमोट करती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 इरिटेटिंग द बाउल वॉल, बाउल वॉल को इरिटेट करके। ऑप्शन 2 स्टिमुलेटिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा केमिकली, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को केमिकली स्टिमुलेट करके। ऑप्शन 3 एक्टिंग ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काम करके। स्ट्रेचिंग इंटेस्टाइनल म्यूकोस स्मूथ मसल्स विच कोजेज इज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करेगी और जिसके कारण उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। मोर बल्क प्रोवाइड कराना है, मतलब बल्क डाइट देनी है, तो बल्क डिफिकेशन को कैसे प्रमोट करेगी ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 स्ट्रेचिंग। जो बल्क है
बल्क इन द डाइट है वो क्या काम करेगा, बल्क डाइट क्या करेगी, जो इंटेस्टाइनल की स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या करेगी, सपोज ये इंटेस्टाइन है, ये स्मूथ मसल्स हैं, इनको क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी, खींचेगी, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे स्ट्रेचिंग से, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा, जैसे डिफेकेशन प्रमोट होगा। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा, बल्क का मतलब है फाइबर, फाइबर एब्जॉर्ब वाटर, स्वेल्स एंड कंसिक्वेंटली स्टेज द बाउल वॉल प्रमोटिंग पेरिस्टाल्टिस। जो फाइबर है डाइट के अंदर वो क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे ही पानी एब्जॉर्ब होगा जो बाउल वॉल है वो बाउल मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को प्रमोट करेंगी। मास मूवमेंट एंड डिफिकेशन, जैसे जैसे ज़्यादा मूवमेंट होगा क्लाइंट को डिफिकेशन के लिए अर्ज होगा, उसकी इच्छा होगी लेटरिन जाने के लिए। स्मूथ मसल्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन स्ट्रेचेज बिकॉज द रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्मूथ मसल्स क्या काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी उस जो स्टूल रिफ्लेक्स है उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी और जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं किसके अंदर, रेक्टम के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बल्क कोज्ड बाय फाइबर डज नॉट इरिटेट द बाउल वॉल। जो फाइबर है उसका बल्क वो बाउल वॉल को इरिटेट नहीं करता है। देयर इज़ नो केमिकल स्टिमुलेशन, कोई भी केमिकल स्टिमुलेशन के रूप में भी बल्क काम नहीं करता। बैक्टीरियल एक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस बाय विच बल्क स्टिमुलेट डिफिकेशन। बल्क के द्वारा जो डिफिकेशन स्टिमुलेट हो रहा है, स्टूल पोस करने की अर्ज हो रही है, वो उसका बैक्टीरियल एक्शन पे भी कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329। ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर लाइगेशन ऑफ हेमरेट्स। एक क्लाइंट है जिसको क्या हो गए, पाइल्स हो गई, हेमरोइड्स हो गए हैं, उसको लाइगेट करना है, उसको बांधना है। विच डाइट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर इन प्रिपरेशन फॉर दिस सर्जरी। इस सर्जरी के लिए नर्स कौन सी डाइट एक्सपेक्ट करेगी कि हेमरेक्टोमी या हेमरेट्स के लाइगेशन, पाइल्स के लाइगेशन के बाद कौन सी डाइट देनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 ब्लेंड डाइट, ऑप्शन 2 क्लियर लिक्विड डाइट, ऑप्शन 3 हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन 4 लो रेजिड्यू डाइट। मीन्स हेमरेट्स कंडीशन में कौन सी डाइट देते हैं, कौन सी डाइट देते हैं, पर्सन को कौन सी डाइट देनी चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है, कौन सी डाइट देनी चाहिए। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 लो रेजिड्यू डाइट। लाइगेशन ऑफ हेमरोइड से हेमरोइडेक्टोमी के बाद क्लाइंट को कौन सी डाइट देनी चाहिए, लो रेजिड्यू डाइट। रेशनल देखिएगा, लो रेजिड्यू डाइट लिमिट स्टूल फॉर्मेशन। लो रेजिड्यू डाइट क्या करेगी, स्टूल फॉर्मेशन को लिमिट करेगी। ब्लेंड डाइट यूजुअली आर एम्प्लॉयड इन द मैनेजमेंट ऑफ अपर नोट लोअर जीआई डिस्टर्बेंसेस। ब्लेंड डाइट का यूज होता है वो अपर जीआई, ब्लेंड डाइट का यूज है जो अपर जीआई ट्रैक्ट को मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, ना कि लोअर जीआई। लोअर जीआई में यदि कोई डिस्टर्बेंसेज है तो उस कंडीशन के लिए हम लो रेजिड्यू डाइट यूज़ करेंगे। ब्लेंड डाइट यदि कोई अपर जीआई सिस्टम के अंदर कोई डिसऑर्डर है, जैसे इसोफेगस स्टोमक के अंदर है, तो हम ब्लेंड डाइट यूज़ करेंगे। ऑल्दो ए क्लियर लिक्विड इज लो इन रेजिड्यू इज डज नॉट मीट न्यूट्रिशनल नीड्स। क्लियर लिक्विड भी डाइट भी एक लो रेजिड्यू डाइट है। लो रेजिड्यू का मतलब है फाइबर्स कम होना, बट ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करती। हाई प्रोटीन डाइट इज इंडिकेटेड पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर प्रमोट हीलिंग। पोस्ट ऑपरेटिवली हाई प्रोटीन डाइट हीलिंग को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 333। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ हेमरोइड्स। विच फैक्टर इन द क्लाइंट्स हिस्ट्री प्रोबेबली प्ले ए रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट्स हेमरोइड्स। एक क्लाइंट है जिसको नर्स असेस कर रही, उसको हेमरोइड्स या पाइल्स डायग्नोस हुआ है। कौन सा फैक्टर क्लाइंट की हिस्ट्री में, जो क्लाइंट की हिस्ट्री में ये सजेस्ट करेगा, ये होगा कि क्लाइंट्स का हेमरोइड्स का डेवलपमेंट
के अंदर मेन रोल प्ले कर रहा है। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करने, मतलब हेमरोड्स का फैक्टर क्या है, कारण क्या है। ऑप्शन देखिए, कॉन्स्टिपेशन के कारण हेमरेड्स हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण, ऑप्शन 3 ईटिंग स्पाइसी फूड खाने के कारण, बाउल इनकंटिनेंस के कारण, ऑप्शन 4 न्यूमेरस प्रेगनेंसी के कारण। मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लाइंट को हेमरोड से पाइल्स होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कॉन्स्टिपेशन, न्यूमेरियस प्रेगनेंसी। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं यदि क्लाइंट को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसको हेमरोड से पाइल्स हो सकता है। क्यों होगा, जैसे ये रेक्टम है, इसके अंदर स्टूल जमा हो गया, जैसे वो स्टूल पास करेगा तो उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ की वो वेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। न्यूमेरियस प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर ये एब्डोमेन है तो वो रेक्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, उस कंडीशन के अंदर भी हेमरेड से पाइल्स डेवलप हो सकता है। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा ताकि अच्छी तरह समझ में आए। स्ट्रेनिंग एट स्टूल इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल सिस्टमेटिक एंड पोर्टल वेनस प्रेशर दैट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हेमरेड्स। यदि किसी क्लाइंट को स्टूल के कारण एब्डोमेन उसके सिस्टमेटिक और पोर्टल वेन्स प्रेशर लग रहा है तो वो हेमरोइड्स डेवलप कर सकता है। समझने के लिए, ये रेक्टम है, ये स्टूल है, यहाँ पे वेन्स सप्लाई हो रही हैं, यदि जमा हो गया, हार्ड हो गया, तो जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो जो उसका वेन्स प्रेशर बढ़ेगा तो वेन्स क्या हो सकते हैं, रेप्चर हो सकते हैं, दैन डेवलप हेमरेड्स या पाइल्स। हाइपरटेंशन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ हेमरेड्स। हाइपरटेंशन का हेमरेड से पाइल्स डेवलप करने में कोई योगदान नहीं होता। स्पाइसी फूड में इरिटेट हेमरेड्स बट डज नॉट कोज देम। यदि क्लाइंट ज़्यादा स्पाइसी फूड यूज़ कर रहा है तो उसका जो पाइल्स बन गया है ऑलरेडी वो इरिटेट हो सकता है, बट स्पाइसी फूड के यूज़ से पाइल्स होते नहीं हैं। बाउल इनकॉन्टिनेंस इज अनरिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हेमरोइड्स। बाउल इनकॉन्टिनेंस का भी हेमरोइड डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। द इनलार्जिंग यूट्रस पुट प्रेशर ऑन द इंफीरियर वेना केवा दैट लीड्स टू इंक्रीज पोर्टल वेनस प्रेशर कोजिंग एनोरेक्टल वेरिकोसिटीज। क्या होता है, जैसे ये एब्डोमन एरिया है, यहाँ पे प्रेगनेंसी यूट्रस में फीटस बच्चा प्रेजेंट है, तो जैसे क्या करेगा, इसके जस्ट नीचे इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट है, IVC इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट है, इसके वेन्स प्रेजेंट है, इनके ऊपर प्रेशर लगेगा, तो एक प्रेशर लगने के कारण जो स्टूल है वो पास करेगा, तो जो एनोरेक्टल वेन्स हैं उनके अंदर डैमेज हो सकता है जिसके कारण पाइल्स डेवलप हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8360069703 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ रोज़ न रोज़ कुछ नया सीखते रहिए। नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे और सेलेक्ट करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे साथियों, यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस देखने तो आप नर्सिंग एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सारे मॉस्फी एनक्लेक्स के वीडियो प्रेजेंट हैं और उनका आनंद उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।